स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा देखो, मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया है अथवा नहीं किया है, लेकिन मैंने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड दो लेसनों के वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। और बेटा आज मैं पाठ नंबर 3 को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पूरी एक्टिविटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आज जिस लेसन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस पाठ का नाम पादप जगत है। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले पादप जगत यानी कि पादप जगत को किस प्रकार वर्गों में विभक्त करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वनस्पति जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं हेडिंग? वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तो बेटा ध्यान से सुनना, कुछ नाम आप कक्षा 10 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन उन सभी नामों को एक जगह देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक कई बार जब क्लास में कक्षा 11 में बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ बेटा थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं, तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते। तो आज जो टेबल यानी कि पादप जगत के वर्गीकरण का आरेख जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बनाया जा रहा है, ठीक है, उससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से और देखना। देखो बीचों बीच में मैंने लिख दिया वनस्पति जगत, क्योंकि अपन वनस्पति जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वनस्पति जगत यानी कि पादप जगत को मुख्य रूप से 2 समूहों में विभक्त करते हैं। ध्यान से समझ लेना बेटा, कितने समूहों में विभक्त करते हैं? 2 में। एक समूह तो अपन लिखेंगे बेटा अपुष्पी पादप, ठीक है, और दूसरे समूह के अंतर्गत वे पादप आते हैं जिनमें पुष्प, फल और बीज बनते हैं, तो उनको अपन बोल देंगे पुष्पी पादप। तो अपन ने वनस्पति जगत को 2 प्रमुख समूहों में विभक्त कर दिया, अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। अब बेटा अपुष्पी पादप को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रिप्टोगेमिया। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमिया। और पुष्पी पादप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमिया। आपको ये अंग्रेजी वाले नाम भी सीखने हैं। दोनों के नाम मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, अब आगे चलिए। क्रिप्टोगेमिया, वैसे आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है छिपे हुए होना। क्या मतलब होता है? छिपे हुए होना। ठीक है ना, क्या मतलब है इसका? और गेमिया का मतलब होता है जननांग यानी कि गैमेट्स। मतलब पुष्पी पादप वे पादप होते हैं जिनके अंदर जननांग छिपे हुए होते हैं, जबकि फेनेरो शब्द का मतलब पुष्पी होता है। तो अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। आगे चलिए। अपुष्पी पादपों को पुनः 3 समूहों के अंतर्गत विभक्त करते हैं। कौन से पादपों को? अपुष्पी पादपों को। कौन कौन से 3 समूह लिखूंगा बेटा मैं? एक तो लिखूंगा थैलोफाइटा, नामों को ध्यान से सुनना। दूसरा समूह में लिखूंगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा समूह में लिख दूंगा टेरिडोफाइटा। तो आज आप इन सब नामों को एक साथ देख लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
अब थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के पादप आते हैं? देखो, थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, जीवाणु भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और बेटा इसके अलावा पाठ नंबर 2 में आपको एक विशिष्ट प्रकार के जीव मैंने बताए थे, लाइकेन, जो कि शैवाल और कवक के सहजीवन से निर्मित होते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनमें शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिन्हें लाइकेन कहते हैं, वो भी थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आ गए अपन ब्रायोफाइटा पे। तो ब्रायोफाइटा को 3 समूहों में विभक्त करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के 3 समूह कौन कौन से हैं? एंथोसेरोटी, हेपेटिसी और बेटा नंबर 3 पे आएगा मसाई। ये 3 समूह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने एंथोसेरोटी लिखा, तो एंथोसेरोटी के अंतर्गत एंथोसिरोस ये आता है, एंथोसिरोस। हेपेटिसी के अंतर्गत बेटा आने वाले पादपों को लिवरवर्ट कहते हैं, और मसाई के अंतर्गत आने वाले पादप मॉस कहलाते हैं। तो बेटा ये ब्रायोफाइटा के 3 प्रमुख समूह हो गए। कौन कौन से लिखे? एंथोसेरोटी, हेपेटिसी और मसाई। एंथोसेरोटी के अंतर्गत कौन आते हैं? एंथोसिरोस। हेपेटिसी के अंतर्गत कौन आते हैं? लिवरवर्ट। और मसाई के अंतर्गत कौन आते हैं? मॉस। खत्म हो गया बेटा। जनरल भाषा में आपको मैं बता देता हूं कि ब्रायोफाइट्स को मॉस और टेरिडोफाइटा को या टेरिडोफाइटा समूह के पादपों को फर्न कहते हैं। फर्न सुन लिया, आपके सामने मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया। अब आप आगे चलिए। जहाँ तक अपन टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइटा को 4 प्रमुख समूहों में बांटते हैं। कौन कौन से समूह हैं बेटा? देख लो एक बार। साइलोप्सिडा पहला समूह, लाइकोप्सिडा दूसरा समूह, स्फिनोप्सिडा तीसरा समूह, और सबसे नंबर 4 पे टेरोप्सिडा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेटा अपन ने बोर्ड पे लिखा है टेरिडोफाइटा समूह या टेरिडोफाइटा संघ, इस संघ को 4 वर्गों के अंतर्गत विभक्त करते हैं, और वो 4 वर्ग आपके सामने मैंने लिख दिए। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है बेटा। और टेरिडोफाइटा समूह के पादपों को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं अपन? फर्न। अब आ जाइए आप पुष्पी पादपों पे। ठीक है, पुष्पी पादपों को 2 भागों में विभक्त करते हैं। देखिए, एक तो अपन लिखेंगे अनावृत बीजी, और दूसरे पादप अपन लिखेंगे आवृत बीजी। ठीक है बेटा, गौर करना, नाम से ही पता चल रहा है आपको। अनावृत बीजी के अंतर्गत वे पादप आते हैं जिनमें बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन बीज के चारों ओर फल भित्ति नहीं होती, यानी कि बीज अनावृत रहते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया अपन ने? अनावृत बीजी पादप।
ठीक है। और दूसरा क्या नाम दे रखा है? आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत का मतलब ढके हुए। तो बेटा इस समूह के अंतर्गत आने वाले बीज फल भित्ति के द्वारा ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। और सुन लीजिए, अनावृत बीजी अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहलाता है। अनावृत बीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और आवृत बीजी पादपों को अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एक लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी है कि एंजियोस्पर्मल प्लांट्स को बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, और कुछ में बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। तो जिनमें बीज पत्रों की संख्या दो होती है उनको बोलते हैं बेटा द्विबीजपत्री पादप, और जिनके बीजों में बीज पत्रों की संख्या एक होती है उनको बोलते हैं एक बीजपत्री पादप। दोनों लिख दिए अपन ने। अब आप सुन लीजिए कि द्विबीजपत्री को अंग्रेजी में डाइकोटिलिडन्स या डाइकोटिलिडीनी कहते हैं, जबकि एक बीजपत्रियों को अंग्रेजी में मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। तो बेटा आपके सामने ये ब्लैक बोर्ड पर पादप जगत के वर्गीकरण का संपूर्ण आरेख मैं बना चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न अपना ख़त्म हो गया। ध्यानपूर्वक एक बार बोर्ड पे गौर कर लीजिए। तेज़ी से मैं बता देता हूँ। वनस्पति जगत को क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, फेनेरोगेमिया में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा में शैवाल, कवक, जीवाणु एंड लाइकेन, ब्रायोफाइटा समूह के पादपों को जनरल भाषा में कहते हैं मॉस, 3 समूह एंथोसेरोटी, हेपेटिसी और मसाई, और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत 4 समूह आते हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, और सबसे लास्ट में बेटा एंजियोस्पर्मल प्लांट, बीज में उपस्थित बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्मल प्लांट्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। किसी एक बीजपत्री पादप का नाम बताना, मक्का, और किसी एक द्विबीजपत्री पादप का नाम बताना, आम, ठीक है बेटा। तो इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। आगे चलिए, वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं बोर्ड पे? वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण निम्न 3 पद्धतियों के अंतर्गत प्रेस्क्राइब्ड हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण निम्न 3 पद्धतियों के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, ठीक है।
देखो कौन कौन सी पद्धतियां हैं। सबसे पहले तो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, नंबर 2 पे है बेटा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, और नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा विकसित जाति वृत्तीय या फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पद्धति। तो ये 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ आपको इसके अंतर्गत जाननी है। तो अपन सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? इस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति में पादपों को केवल कुछ ही कायिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण की यह पद्धति अमान्य है। सुन लिया बेटा। इस पद्धति के अंतर्गत एक तो कैरोलस लीनियस का तथा दूसरा थियोफेरेस्टस का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये आपकी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति मैंने पूरी की पूरी खत्म कर दी। अब आप एक बार सुन लीजिए, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में मैंने क्या बोला है। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुने, कि यह वर्गीकरण पद्धति केवल कुछ ही कायिक लक्षणों पर आधारित होती है। यह वर्गीकरण पद्धति अमान्य है और इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कैरोलस लीनियस तथा थियोफेरेस्टस के वर्गीकरण मुख्य रूप से आते हैं। अब कैरोलस लीनियस ने क्या कहा था, देखो बेटा ध्यान से सुनना, कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है कि कैरोलस लीनियस ने पादपों के पुष्पों में पुमंग और अंडकों की संख्या के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण को लैंगिक पद्धति या लैंगिक वर्गीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आवृतबीजी पादपों में पुमंग एवं जायांग लैंगिक जनन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं। सुन लिया, गौर करना। कई बार पूछा जा चुका है कि किस वैज्ञानिक के वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण कहा जाता है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? कैरोलस लीनियस। क्यों बोला जाता है बेटा? इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैरोलस लीनियस ने पादपों का वर्गीकरण पुष्पों में उपस्थित पुमंगों और अंडकों की संख्या के आधार पर किया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं थियोफेरेस्टस की, क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत थियोफेरेस्टस का वर्गीकरण भी आता है। तो थियोफेरेस्टस के बारे में तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि थियोफेरेस्टस ने पादपों को उनके स्वभाव के आधार पर विभिन्न, जैसे शाख, छुप, उपछुप और वृक्ष विभाजित किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति एकदम अमान्य वर्गीकरण पद्धति है, क्योंकि इसके अंतर्गत पादपों का वर्गीकरण केवल कुछ ही कायिक लक्षणों को वर्गीकरण का आधार बनाकर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये खत्म हो गया। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति
अमान्य है। ठीक है, अब अपन दूसरे प्रकार पे आ जाते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। और इसके अंदर अपन क्या बोलने वाले हैं? देखिए, हेडिंग नंबर दूसरा, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसमें? इस पद्धति में पादपों का वर्गीकरण प्राकृतिक संबंधों और बाह्य लक्षणों के अलावा, देखो, प्राकृतिक संबंधों व बाह्य लक्षणों, बाह्य लक्षणों के अलावा कई महत्वपूर्ण आंतरिक लक्षणों, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण आंतरिक लक्षणों, जैसे परासंरचना, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, परासंरचना, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान और बेटा पादप रसायन, पादप रसायन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पद्धति के अंतर्गत बेंथम और हुकर का वर्गीकरण सबसे प्रमुख है। कौन से वैज्ञानिक का? बेंथम और हुकर का। तो एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत पादपों का वर्गीकरण प्राकृतिक संबंधों एवं बाह्य लक्षणों के अलावा कई अन्य आंतरिक लक्षणों, जैसे परासंरचना, शारीरिक, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन पर आधारित है। इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बेंथम और हुकर का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात, लास्ट बात आपको बता देते हैं कि संसार के सबसे बड़े वानस्पतिक उद्यान, या यूँ कह दो संसार के अधिकांश बॉटेनिकल गार्डन, संसार के अधिकांश बॉटेनिकल गार्डन, जैसे बेटा कलकत्ता वाला शिवपुर हावड़ा कलकत्ता में है, आपको बता चुका हूँ, और इंग्लैंड का रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये बेंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित हैं। अब तीसरी और अंतिम नेक्स्ट वीडियो में, तो बेटा आज आपको एक तो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत पादप जगत का संपूर्ण वर्गीकरण पढ़ाया। ठीक है, और इसके अलावा वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां अपन ने स्टार्ट की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।